Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to our best channel Superior Study Circle. बच्चे आज की स्थिति में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को हमेशा बरकरार रखें। और इस कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नए वीडियो सेशन को हमेशा लाते रहें। बच्चे आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बच्चे क्लास 9th कहा जाता है आपके फ्यूचर का एक बेस होता है। क्लास 9th का जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है आपके फ्यूचर का एक बेस का स्टडी का माना जाता है उसे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे आईआईटी को आपको फेस करना है तो आईआईटी जेईई के लिए आपका जो न्यूमेरिकल का बेस होता है वो 9th और 11th ही होता है। तो 9th का थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बच्चे आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चे फोर्स का अध्ययन आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा। फोर्स का डिफिनेशन पढ़ा होगा, फोर्स का टाइप्स, फोर्स का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट डिस्कस किया होगा। लेकिन यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स किस लॉस पर बेसिस है, इसका इंटरनल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो बच्चे फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, फोर्स क्या है, इसका टाइप्स रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे भी फोर्स का टाइप्स, और फिर कोशिश करेंगे कि इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की और हम लोग अग्रसर हों। तो फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे फोर्स क्या होता है। बच्चे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, उसे हम लोग पुनः रिवीजन के तौर पर अध्ययन करते हैं। फोर्स बल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा बल के बारे में कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपित होकर उस वस्तु के स्थिति, आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, बल कहलाता है। बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में बोल देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। लिखते हैं फोर्स is a physical causes which reacts direct or indirect of any object its position, shape and size be changed or try to change। क्या लिखे बच्चे? फोर्स इज ऑफ फिजिकल कॉजेज विच रिएक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स पोजीशन, शेप एंड साइज बी चेंज और ट्राई टू चेंज। हिंदी में फिर एक बार बोल दे रहा हूं, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपित होकर उस वस्तु के स्थिति, आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, बल कहलाता है। बच्चे बल का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और इसका डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में, इसलिए अभी सिर्फ इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्स का इफेक्ट्स। बल का प्रभाव क्या क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हेडिंग बना लीजिएगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव। बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑफ फोर्स can move
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, तो इसके हिंदी में क्या बोलेंगे कि बल किसी भी स्थित वस्तु को गतिशील में ला सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन रेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या बोलेंगे बाबू कि बल किसी भी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। थर्ड, फोर्स कैन चेंज the speed of moving object of a moving object। क्या बोलेंगे कि बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन change the direction of a moving object। इसका हिंदी क्या बोलेंगे बाबू कि बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज the shape, size and position of any object। बल किसी भी वस्तु के आकार, आकृति एवं स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बच्चे अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, बल का प्रकार। बच्चे इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, आप इसे नोट करते चलिएगा। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल का प्रकार, बल का प्रकार में पढ़ेंगे हम लोग। जो बल होता है दो प्रकार का। फर्स्ट, कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। हिंदी बोलेंगे यह आपका हो गया संपर्क बल, यह हो गया आपका असंपर्क बल। संपर्क बल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। नॉन कांटेक्ट में पढ़ेंगे और संपर्क में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसी में ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे यह फोर्स का टाइप्स है दो, एक संपर्क बल, एक
और संपर्क बल। संपर्क बल में हम लोग पढ़ेंगे पेशीय बल, घर्षण बल और यांत्रिक बल। और संपर्क बल में पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग इसे अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम नोट कीजिएगा कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स संपर्क बल किसे कहते हैं? तो कॉन्टेक्ट फोर्स का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ फोर्स which acts on an object with physically contact to each other। क्या लिखे बाबू कि संपर्क बल क्या होता है? कि संपर्क बल एक ऐसा बल होता है जो दो सतहों के बीच भौतिक रूप से समायोजित हो। कहने का मतलब कि वह जो फोर्स लगेगा दो सतहों के बीच, तो दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए? जुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के समीप नजदीक जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसा बल कॉन्टेक्ट फोर्स संपर्क बल कहलाता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट टाइप्स मस्कुलर फोर्स। हिंदी इसका हो गया आपका पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या होता है? इसे पर लिख देता हूं। इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। It is a contact force which acts on an object using the parts of body like as arms और legs। क्या बोलेंगे बाबू कि पेशीय बल क्या होता है? तो पेशीय बल एक संपर्क बल होता है जो दो सतहों के बीच लगने वाला ऐसा बल होता है जो किसी भी बॉडी के पार्ट्स के द्वारा हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हाथ से और नीचे पैडल पैर से, तो हाथ और पैर के द्वारा क्या किए? आप कार्य किए। जैसे दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि राइडिंग द साइकिल तो हो ही गया। सेकेंड आपका क्या है? किक द बॉल। बॉल को किक किए पैर से, तो पैर और आर्म्स, लेग्स और आर्म के द्वारा जो भी कार्य किए, जो भी बल को आरोपित किए, वह बल मस्कुलर फोर्स पेशीय बल कहलाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि पेशीय बल एक संपर्क बल होता है जो किसी वस्तु पर मसल्स के द्वारा आरोपित हो। और मसल्स मीन्स आर्म्स और लेग, बाह या पैर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चे इसका। एग्जाम्पल लिख सकते हैं राइडिंग द साइकिल, साइकिल, या बोल सकते हैं किक द बॉल। हिंदी में साइकिल चलाना या बॉल को मारना। नेक्स्ट मस्कुलर के बाद आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल के बारे में आप नाम सुने होंगे। घर्षण बल ऐसे क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग कि घर्षण बल एक संपर्क बल होता है जो हमेशा सापेक्षिक गति का विरोध करता है।
तो इसका सिंपल डिफिनेशन लिख लीजिएगा हिंदी में कि घर्षण बल एक संपर्क बल होता है जो हमेशा सापेक्षिक गति का विरोध करता हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which opposes the relative motion of any object। घर्षण बल एक संपर्क बल होता है जो हमेशा सापेक्षिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट, मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या बोलेंगे इसके बारे में? इट इज अ contact force। It is a contact force which acts on an object between two surface such as one is applying force and another in a rest। जिससे आप लोग देखते होंगे बच्चा क्या, किसी भी गेट को यदि पुश या पुल कीजिए तो गेट तो कांस्टेंट है, गेट तो रेस्ट में है, विराम में है। आपने उसको धक्का दिया, खींचा, तो एक सरफेस आपका गेट, एक सरफेस आपका हाथ, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है आपका मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। और संपर्क बल, हमने पिछले पढ़े पढ़ा कि संपर्क बल, जिसमें संपर्क बल में क्या होता है कि वहां सिर्फ विथ था, मतलब कि दोनों फिजिकली रूप से कांटेक्ट में था। यहाँ क्या है, नॉन कांटेक्ट, मतलब वो बाहरी रूप से फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं लिखा है क्या, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकली कांटेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, दोनों बाबू क्या होगा, अलग अलग होगा। इस बल को हम क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। इसका फर्स्ट मैं लिखा था मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। मैंने 3 लिखा था, चुंबकीय, एक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल, और लास्ट था आपका ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल। फर्स्ट डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इसे क्या लिखेंगे, इट इज अ non-contact force। It is a non-contact force which arises attraction or repulsion between two electrically charged particles। और यह जो पार्टिकल्स होगा बाबू, यह आपका होगा मोशन में। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपने चार्ज के बारे में अध्ययन किया होगा। चार्ज क्या था बाबू, कि चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है,
अर्थात किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है और वह आवेश अपने साथ क्या रखता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि आवेश, मैंने आपको बताया होगा, यदि आवेश स्थिर हो, रुका हुआ हो, स्टैटिक हो, तो वह सिर्फ प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। यदि वही आवेश मोशन में हो, गति कर रहा हो, तो वह आवेश दो चीज प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक विद्युतीय क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। हमको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो इसमें जो आवेश ट्रेवल करेगा वह रुका हुआ नहीं रहेगा, वह मोशन में रहेगा, गतिशील रहेगा। तो हमने क्या लिखा है, इसका परिभाषा हिंदी में क्या बोलेंगे कि दो गतिशील आवेशों के बीच, अगेन रिपीट, दो गतिशील आवेशों के बीच उत्पन्न आकर्षण एवं विकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। क्लियर, इंग्लिश में लिख दिए, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच अराइजेज अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। और वह चार्ज पार्टिकल किसमें होना चाहिए, तो मोशन में से गतिशील होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल बाबू आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एक मोटर, नाम सुने होंगे आप लोग, और एक कंपास का भी नाम सुने होंगे आप। तो इसका दोनों एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल। इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ non-contact force. It is a non-contact force which exerts by a charged body on another charged body or uncharged body। कहने का मतलब क्या है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कैसा बल है, तो असंपर्क बल है। और संपर्क में दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हमने चुंबकीय में क्या पढ़ा कि दो गतिशील आवेशों के बीच, यहां जस्ट उल्टा, यहां क्या बोलेंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच। यहां जो दोनों आवेश होगा वह मूवमेंट से नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, वह दोनों स्थिर रहेगा, एक बिंदु पर कांस्टेंट रहेगा। दो स्थिर आवेशों के बीच उत्पन्न आकर्षण या विकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इंग्लिश में क्या लिखे हैं, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्सर्ट्स बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी। किसी भी एक चार्ज बॉडी या दूसरा चार्ज या अनचार्ज, मतलब दो पॉइंट लिए हैं तो दोनों या तो आवेशित होना चाहिए या तो एक आवेशित या एक अनावेशित, तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा वह आपका कहलाएगा स्थिर वैद्युत बल। इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि दोनों पॉइंट का चार्ज स्टैटिक मींस रेस्ट में होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है लाइटनिंग, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है लाइटनिंग। लाइटनिंग में मैं आपको बताया था क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, एक क्लाउड लाइटनिंग। इससे आप लोग देखते होंगे क्या कि कभी आप लोग सुने होंगे ठनका या बिजली गिरना, तो ऊपर क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स, नीचे चार्ज, और दोनों के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका है लाइटनिंग। क्लियर। अगर मान लेते हैं बाबू कि दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यह, एक पॉइंट यह। इस पॉइंट पर का चार्ज मान लेता है Q1, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R।
तो दोनों के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, यह फोर्स आपका होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? तो दोनों पॉइंट पर स्थित चार्ज। R क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी। और ये जब अब K आपका है, इस K को बोला जाता है, बाद में पढ़िएगा आप लोग 10th में, कोलंबियन कांस्टेंट। कोलंबियन कांस्टेंट जिसे हिंदी में बोला जाता है कूलम्ब का नियतांक। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। यूनिट बाबू क्या होगा? देखिए के का हमको यूनिट निकालना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण आप लोग का अब एक न्यू टॉपिक है, 9th में ही पढ़ना है। देखिए अभी सिर्फ हल्का उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इट इज अ non-contact force. It is a non-contact force which attracts between any two objects, in the universe. कहने का मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो यह एक असंपर्क बल है जो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तु के बीच कौन सा फोर्स लगता है? तो अट्रैक्ट मीन्स आकर्षण का बल लगता है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां आता है? नीचे। क्यों नीचे आया? तो ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अगर मान लेते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट यह ले लिए, एक पॉइंट यह ले लिए। इस पॉइंट पर का मास को मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू? r मान लेते हैं। तो यहां जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वह आपका होगा Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। यह फोर्स आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कब लगता है? तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तु के बीच। इस जी को बोला जाता है बाबू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो यह था आपका बाबू गुरुत्वाकर्षण बल। अब हल्का सा पढ़ते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स जिसे हिंदी में अब क्या नोट कर लीजिएगा आप लोग? संतुलित बल। तो इसके ऊपर हम अपने क्या समझेंगे? अगर मान लेते हैं कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं कि एक फोर्स लगा, रिएक्शनल फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग आरोपित बल। इस ऑब्जेक्ट के जो नीचे अर्थ क्या करता है, उसको तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है।
तो जिस बल के कारण वह खींचता है वह बल आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस ऑब्जेक्ट को जो अपोज करता है, विरोध करता है, जो इसकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है, वह बल कहलाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल को जो बैलेंस करता है, जो लंबवत परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाता है, वह फोर्स आपका होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। यह देखिए, यह दोनों आप एक दूसरे को बैलेंस करेगा और यह एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अब देखिए कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा, आरोपित बल, एक नॉर्मल फोर्स, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक घर्षण बल। अब यदि सभी का रिजल्टेड फोर्स, यदि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हुआ, इस पर अगर सभी फोर्स का वैल्यू ऐड कर दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 हो जाए, फिर से सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस सभी बलों का परिणामी मान अगर 0 प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में इस वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, एक्ट किया गया फोर्स आपका कहलाता है बैलेंस फोर्स। क्लियर? लिखता हूं फिर समझिएगा। इट इज अ फोर्स, it is a force which acts on an object the sum of all forces या रिजल्टेंट फोर्स कैन बी जीरो। कहने का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पर लगे सभी बलों का परिणामी मान यदि 0 प्राप्त हो तो वह संतुलित बल कहलाता है, बैलेंस फोर्स कहलाता है। कॉन्सेप्ट तब क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स लगा तो सभी का परिणामी मान 0 हो गया, तो संतुलित बल बोल दिए। एक होता है आपका अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, तो इसका हिंदी में बोलेंगे असंतुलित बल। तो असंतुलित बल में सिर्फ क्या बोल देंगे, यह जो कैन भी था यहां क्या बोल देंगे, कैन नॉट बी, कांट बी जीरो। अर्थात किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी मान 0 प्राप्त नहीं हो, वह बल असंतुलित बल कहलाता है। क्लियर? अब बच्चे लास्ट में 2 पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि संतुलित बल के कारण कोई भी वस्तु स्थिर रहना चाहता है, कांस्टेंट, स्थिर होता है। दूसरा नोट पॉइंट कि किसी भी वस्तु को गतिशील होने के लिए या किसी भी वस्तु को गति में आने के लिए वह या उस पर लगा फोर्स असंतुलित होना चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर कि किसी वस्तु में गति असंतुलित बल के कारण होती है और किसी वस्तु में विरामावस्था संतुलित बल के कारण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है। फिर उसी में पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फोर्स का सिर्फ डिफिनेशन दिया था और फोर्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहां से आया, क्यों आया, उसका इंटरनल एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, वह पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वही इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी पढ़ें उसे अंडरस्टैंडिंग अच्छा से रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए अग्रसर रहिए। अगर वीडियो में अच्छा लगे, अगर आपको लगा कि आज मैंने कुछ सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।